सभी छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सहजानंद ग्लोबल स्कूल कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 9 निर्भय बनो, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। सभी छात्र, निर्भय बनो इकाई के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 और निधन सन 1976 में हुआ है। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार में पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल में है तथा वाराणसी में हुई। यानी कि उन्होंने शिक्षा यानी कि प्रशिक्षण कहाँ लिया, तो कि अपने गांव विराटनगर जो कहाँ है, नेपाल में है, और वाराणसी में लिया है। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास होगा। यानी कि उन्होंने अपने भारत देश और नेपाल के स्वाधीनता के आंदोलनों में भाग लिया था और उनकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी घटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु ने जो अपना पहला उपन्यास प्रसिद्ध किया, जिनका नाम है मेला आंचल, जिनके प्रकाशन के साथ ही वो प्रसिद्ध हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। यानी कि उसके पहले वो एक कहानीकार थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते थे और रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में परिचित थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। यानी कि रेणु जी ने जितनी भी रचनाएं की थी, उन हर एक रचना में उनके जीवन के अनुभव बताए गए हैं। जीवन की स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोकबोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं तथा ठुमरी, अग्निहोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यानी कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। तो यह है हमारे लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म। यह अंश यानी कि यह इकाई उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। सभी छात्र, विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थी जीवन में, यानी कि आप सब विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी जीवन में मानवीय और सामाजिक मूल्यों के प्रति जो कथानायक, जिनका नाम है मनमोहन, उसने कैसे काम करके, कैसे कार्य करके सामाजिक और मानवीय मूल्यों को उजागर किया है, उसका अंश और इसका जो चित्रण है इस इकाई में बताया गया है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। यानी कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको समझना है और अपने में निर्भयता के गुण को विकास करना है। यानी कि निर्भयता एक बहुत बड़ा गुण है और बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए इस अंश के सभी पात्र नवयुवक हैं। यानी कि इस इकाई में जितने भी पात्र हैं वो एक नवयुवक है, यानी कि आपकी जैसी उम्र वाले हैं। उनमें निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि इस इकाई में जो नवयुवक बताए गए हैं, जिसमें जो डरता है उसको न डरने का, यानी कि निर्भयता के गुण का विकास, यानी कि निडर बनाने का प्रयत्न किया गया है। तो सभी छात्र, अब हम इस
इकाई निर्भय बनो के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। किसमें? मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं, यानी कि स्कूल के जो मास्टर है यानी कि जो शिक्षक है और दूसरे सभी लड़के वो क्या है कि उन्हें प्यार करते हैं। यानी कि प्रियोदा अपने स्कूल का एक लोकप्रिय विद्यार्थी है, उसको प्रियव्रत राय भी कहते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। कस्बा यानी कि मोहल्ला, यानी कि स्कूल में नहीं, स्कूल के अलावा जो छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी यानी कि उसको सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुखिया वसूलने निकलता है। यानी मुखिया यानी कि मुट्ठी भर अनाज मांगना, यानी कि बगल में झोली, यानी कि हर रविवार को सुबह में ये प्रियोदा है वह बगल में झोली लटका कर क्या तो सन्यासी आश्रम के लिए मुखिया वसूलने के लिए निकलता है। सभी छात्र, मुहावरे का अर्थ है मुखिया वसूलना, तो जिसका अर्थ है किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। यानी कि जो प्रियोदा है कभी अकेला भी जाता है तो कभी अपने साथियों के साथ भी जाता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। देखो, प्रियोदा में सहायता यानी कि मदद करने के गुण उसको देखो कैसा है, उसका गुण है जो दूसरों की सहायता यानी कि मदद करता है। तो स्कूल का जो कोई छात्र यानी कि कोई विद्यार्थी या तो शिक्षक बीमार पड़े तो प्रियोदा के अपनी टोली यानी कि दल या तो मंडली यानी अपनी टोली के साथ उसके घर पर पहुंच जाता। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। भला चंगा उसका अर्थ है स्वस्थ, यानी कि जब तक वो रोगी कोई शिक्षक हो या विद्यार्थी हो यानी कि जब तक वो रोगी भला चंगा यानी कि स्वस्थ न हो जाए तब तक उनका जो दल है वो उसकी सेवा में लगा रहता। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है, यानी कि रोबी और कालू नाम के जो लड़के हैं वो भी उनके दल के सभ्य हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। यानी कि जो रोबी और कालू जो प्रियोदा के दल में है उन लोगों को मनमोहन क्या क्योंकि उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर दिया। यानी ये रोबी और कालू तो है ही प्रियोदा के दल में, लेकिन उनका जो दूसरा मित्र है जिनका नाम है मनमोहन, उनको भी इस प्रियोदा के दल में शामिल कर लेते हैं यानी कि उसमें रख लेते हैं। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। यानी कि परमान यानी कि एक नदी का नाम है और बालूचर का अर्थ होगा नदी का रेतीला तट, यानी कि नदी के तट पे जो रेतीली जगह है उस पर बैठते हैं। यानी कि हर शनिवार को यानी कि शनिवार को ये दिन यह नदी के किनारे बालूचर पर सभी प्रियोदा के दल के जो सभ्य है वो क्या क्योंकि स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। यानी कि दोपहर को स्कूल की छुट्टी हो जाती है और स्कूल की छुट्टी के बाद वह प्रियोदा के दल के सभी सदस्य वहाँ इकट्ठे होते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। यानी कि जो प्रियोदा है वो सभी सदस्य मिलकर खेल कूद करते हैं, साथ में गाना गाते हैं बजाते हैं और उसके अलावा भी क्या तो प्रियोदा सारी दुनिया भर की खबरें उनको सुनाता है। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, यानी कि रविवार के दिन अगले रविवार के दिन हमें क्या करना है उस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुखिया वसूलने, यानी कि कौन से मोहल्ले में कौन जाएगा मुट्ठी भर अनाज लेने के लिए, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। यानी कि वह सारे जो रविवार का जो आयोजन है उस प्रोग्राम के बारे में वो तय करते हैं कि किसको कहाँ जाना है।
किसको मुखिया वसूलने जाना है और किसको बीमारी की सेवा करने जाना है। वो सभी कार्यक्रम की रूपरेखा को वहाँ तैयार किया जाता है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, यानी कि उस शनिवार के दिन सभी इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ कालू मनमोहन का परिचय देता है और कहता है, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, यानी खूब तेज लड़का है। वह क्लब का सदस्य होना चाहता है, यानी कि हमारे क्लब का सदस्य यानी कि सभ्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। सभी छात्र, मुहावरे का अर्थ है सिर से पैर तक देखना, यानी भली भांति देखना। यानी कि प्रियोदा वो मनमोहन को भली भांति देखता है और प्रश्न करता है, क्या? तो कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग क्या, तो कि भगवान का अवतार मानते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल, यानी कि क्लब का सदस्य होना है, तो क्या उनकी परीक्षा हो रही है? प्रियोदा उनकी परीक्षा ले रहा है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो मनमोहन चुप रहा और फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, यानी कि सब हंसते हैं, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? क्या कहें? जो लोग बीमार होते हैं ऐसे बीमार लोगों की सेवा करते हैं, तुम जानते हो? क्या कहते हैं वो? सीखलिंग, यानी कि वो सीखलिंगा में। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, हैजा यानी कि एक रोग है जिनको कॉलेरा कहते हैं। हैजा का अर्थ क्या है? कॉलेरा। यानी कि प्रियोदा कहते हैं कि हैजा के जो रोगी है, जो पीड़ी है, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। यानी कि मनमोहन चुप रहता है, क्यों? क्योंकि हैजा के नाम से उसे क्या लगता है, तो कि डर लगता है। गाना जानते हो? प्रियोदा क्या कहते हैं? गाना जानते हो? गाना आता है? जी। फिर दूसरा प्रश्न, तैरना? जी नहीं। कहता है कि तैरना नहीं आता। प्रियोदा ने से सभी छात्र, तो प्रियोदा जो है वो एक से एक दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न पूछे ही जा रहा है, और जो मनमोहन है वो क्या उनको उत्तर दे रहा है। तो तैरना जानते हो? गाना जानते हो? तो मनमोहन कहता है, हाँ गाना जानता हूँ। फिर कहता है, तैरना जानते हो? तो कि जी नहीं, यानी कि तैरना मुझे नहीं आता। सभी छात्र, अब हम आगे अपने किताब के पेज नंबर 35 पे अभ्यास करेंगे। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। यानी कि प्रियोदा है वो सूर्यनारायण जो उनके दल के सब सदस्य है, उनको सूरज नाम से भी बुलाते हैं, तो उनको कहता है प्रियोदा क्या, तो कि मोना तैरना नहीं जानता, यानी कि मोना को तैरना नहीं आता। मोना क्या कहता है? सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। यानी कि मोना क्या कहता है कि सीख जाएगा अपने आप। कब? तो कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा, फिर खुद तैरने लगेगा। हमें तैरना नहीं आता है और हमें कोई पानी में फेंक दे तो हम क्या करेंगे? तो हम अपनी जान बचाने के लिए हाथ पे हिलाने लगे, तो उसी तरह वो सीख जाएगा। सभी हंसे, यानी कि सब हंसते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, यानी कि जो सूर्यनारायण है वो पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है, यानी कि लेकिन शरीर से वो बहुत मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है, यानी कि हर रोज़ वो 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं, यानी कि उनके दल के जो दूसरे सदस्य हैं उनको क्या कहते हैं? सूरज पहलवान। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है, यानी कि दल के सदस्यों को तैरना कौन सिखाता है? तो ये जो सूरज पहलवान है वो। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना
यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। यानी कि ये जो नया सदस्य है जिनका नाम है मोना, जिसका असली नाम क्या है मनमोहन, तो उनसे गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, यानी कि पहले तो मनमोहन को क्या शर्माई, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। यानी कि प्रियोदा ने फिर आग्रह किया तो उन्होंने क्या किया ऐसा करके अपना गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत के शब्द कौन से थे कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यानी कि राम और रहीम सब एक है, यानी कि ईश्वर एक है, कोई ईश्वर अलग यानी कि जुदा है नहीं, उनको जुदा करना नहीं है। दिल को सच्चा रखना यानी कि हमें हमारे दिल को साफ रखना है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। यानी प्रियोदा क्या कहते हैं कि वाह उसका गला बहुत मीठा है, यानी कि उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, तो अपनी जो प्रभात फेरी है और प्रभात फेरी में हम जो 2 गीत गाते हैं वो गीत उनको मोना को सिखा देना। आगे सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, यानी कि जो सूरज ढल चुका है, शाम होने वाली है। अब आगे बालूचर पर लाली उतर आई है, यानी कि शाम यानी कि संध्या का जो वक्त होता है उसमें क्या होता है तो चारों ओर कैसी तो कि लालिमा छाई हुई है। परमार्थ की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झिलमिलाई, यानी कि वो जो परमान है जो नदी के किनारे, नदी तट के किनारे जो संध्या का समय हो रहा है और संध्या के समय पे डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें यहाँ देखने को मिलती है। पंखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगी। पंखेरु यानी पक्षी, यानी कि पक्षी अपने दल के साथ यानी झुंड के साथ क्या अपने घर की ओर, अपने घोंसले की ओर जाने लगते हैं। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, यानी कि पंक्ति यानी कि हार में, यानी कि प्रियोदा दल के जितने भी सदस्य थे वो सभी सदस्य एक साथ में वापस लौटते। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा। तन्मय यानी कि मग्न या तो तल्लीन, यानी कि पुल के पास एक गाड़ीवान खड़ा था। वो गाड़ीवान क्या तो कि तन्मय यानी कि मग्न होकर क्या गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन, यानी कि गीत के शब्द कौन से थे तो गीत के जो शब्द थे कि भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीब का दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया, यानी कि उनका दल का जो सदस्य सूरज था उन्होंने भी उसके सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक ताजे लोटा छल बेटा छलती न पनिया, पीबते काल लोटा ले लच्छिनिया, ये गीत के शब्द हैं। कृत्यानंद जाट ने कहा विद्यापति की लाचारी है, यानी विद्यापति यानी कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि। लाचारी लाचारी ट्रंट थाई। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, यानी बालूचर यानी कि जो नदी का रेतीला तट है, रेतीला तट के उस पार से कोई क्या करता है तो कि उस पार से किसी ने फायर किया, यानी कि गोली चलाई। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा, यानी कि एक पक्षी यह बालूचर पर यानी कि रेतीले तट पर गिरता है और तड़पड़ाने लगता है। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा, यानी कि वो जोड़ा था और उस जोड़े वो विकल यानी कि जो अलग हो गए, इससे वो क्या कहता है अलग हो जाने की वजह से वो रोता है। मट मेले अंधकार में एक अर्दलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। यानी कि जो गोली चलाई थी, फायर किया था, उसकी वजह से जो पखेरु यानी कि पक्षी की जो जोड़ी थी वो विकल हो जाती है, यानी कि जुदा हो जाती है, इसके लिए वो बहुत देर तक रोता है। और ऐसे अंधकार में एक
अर्दली नोमी आदमी आता है और वो आकर जो मरी हुई चिड़िया है उसको पकड़कर चिल्लाता है, कहता है कि मिल गया हुजूर, यानी कि गुजराती में अर्थ થાય છે ને મળી ગયું। इब्राहिम बोला सब डिप्टी साहब का अर्दली है, यानी कि जो है वो डिप्टी साहब यानी कि अंग्रेजी साहब है, साला भारी खचड़ा है, यानी कि वो अब शब्द कहता है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट, क्या शब्द निकलता है? हॉल्ट। तो सभी छात्र यहाँ जो डेना का अर्थ होता है पंख, यानी कि वो पंख पकड़कर चिल्लाता है और कहता है कि मिल गया हुजूर। तो खचड़ा का अर्थ होगा अड़ंगबाज यानी कि मूर्ख, અને हर्ष शब्द का अर्थ होगा आपत्ति या तो नुकसान। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट, तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकाले, यानी कि जो हॉल्ट शब्द है वो अपशब्द है। तो यहाँ दल का नियम क्या थे? सदस्य यानी कि दल के सदस्य का नियम था कि हमारे दल में कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की अशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी, यानी कि इब्राहिम ने तुरंत अपना सिर झुकाकर दल के जो नायक थे, कौन? तो कि प्रियोदा और उनके जो सदस्य थे उनसे माफ़ी मांगते। बात यह है कि साले ने सभी हंसे, यानी कि बात क्या थी कि साले ने उस पर पंखी पर यानी कि पक्षी पर गोली चलाई, यही बात थी, उसकी वजह से उसकी मुँह से ये शब्द निकल गया। सभी हंसे, यानी कि सब हंसते हैं। प्रियोदा ने गंभीर होकर, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह हमारे दल के नियम के विरुद्ध तुम्हारी 8वीं गलती है, यदि 10 गलती हो गई तो तुम्हें हमारी जो टीम में यानी कि हमारा जो सदस्य है उस सदस्य से तुम्हें निकाला जाएगा और हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? यानी कि ये तो सरकारी अफसर है और सरकारी अफसर को गाली देने में हमें क्या नुकसान है, क्या आपत्ति है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा कहता है कि तुम्हारा मुंह खराब होगा गाली देने से, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। मगर वे जो गाली देते हैं, इब्राहिम कहता है मगर वे जो गाली देते हैं उनका क्या? प्रियोदा, वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं, यानी कि वो नहीं लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा गालियाँ कहते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बुझता है। महीन यानी कि सूक्ष्म बात उनको देरी से समझ में आती है, यानी कि महीन बात यानी कि सूक्ष्म बात मैं समझा देता हूँ, यानी कि उनको मैं समझा दूँगा। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स को मानना होगा, यानी यदि आपको इस क्लब का सदस्य रहना है तो क्या करना होगा? तो कि उनके नियम को मानना होगा। रूल्स यानी कि नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, यानी यदि सदस्य आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी बात के सिलसिले में तो भी कोई भी किसी सदस्य को खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म, यानी कि बस जानते हो तो फिर आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली, यानी कि धर्मशाला का नाम है सहुआइन। वहाँ सब आते हैं और वहाँ आकर सब एक दूसरे से क्या विदा लेते हैं। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा? मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। क्या कहता है कालू? मोना को कहता है कि मोना तू रास्ते में डरेगा, तुझको डर लगेगा, मुझे मैं जानता हूँ, तो चल मैं तुझे तेरे घर तक पहुँचा दूँ। आगे किताब के पेज नंबर 36 पे प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है? प्रियोदा कहती है मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तो घर जा कालू, यानी कि कालू को कहता है कि मोना डरता है तो मोना डरता है तो मैं उसे पहुँचा दूँगा उसके घर, तुम जाओ। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे।
एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। रास्ते में चलते हैं, फिर एक सुनसान जगह पर आके वो रुक जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, यानी कि सड़क के दोनों ओर कौन से पेड़ थे? तो पीपल के पेड़ थे। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान, यानी कि उजड़ा हुआ जगह जहाँ सुनसान है, आसपास में कोई नहीं और मैदान ही है। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा किया, यानी कि उजड़ा हुआ, यानी कि जिस मकान में कोई भी नहीं रहता हो ऐसी जगह, यानी कि बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ। यानी कि पास में एक उजड़े हुए मकान की ओर प्रियोदा इशारा कर कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो? किसको? मोना को कहते, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह। क्या कहते हैं? जब किसी लोग की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मुर्दों की यहाँ चीर फाड़ होती थी, यानी कि उसका यहाँ पोस्टमार्टम होता था। तो यह क्या है? पोस्टमार्टम हाउस है। इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, संतालिया की तरह झुंड बांध। क्यों डरने लगा? योदा क्या कहते हैं कि यह पोस्टमार्टम हाउस है और यहाँ क्या मुर्दों की चीरफाड़ होती है, तो इसकी वजह से यहाँ क्या पीपल के जो वृक्ष है वो पीपल के वृक्ष पर क्या, क्योंकि जो भूत है, जो पिशाच है वो क्या किलकिल कर रहे थे। और इस जो सपाट मैदान है, मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है। कैसे? तो एक झुंड बनाकर नाचती। और फिर कहता है कि क्यों डरने लगे? अकेले यहाँ आ सकते हो? प्रियोदा मोना से प्रश्न करता है, क्या अकेले आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा से बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो। यानी कि 10 काम, यानी कि जो एक साथ 10 काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भूत प्रेत तंग यानी कि हैरान नहीं करता। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, यानी कि जब तुम्हारे जैसी उम्र थी, जितनी उम्र थी, तब मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता, उसको भूत क्या कर सकता। यानी कि जो मेरे गुरु थे, वो मेरे गुरु महाजन कहते थे कि जो 10 का काम करता हो, जो 10 काम करता है, वो 10 काम करने वाला खुद भूत होता है, उसे भूत कुछ भी नहीं कर सकता। चलो शुरू करो तो वह गाना, राम रहीम नाम। यानी कि अब प्रियोदा क्या कहता है मोना को, तुम वो गाना शुरू करो। कौन सा? वो राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। उसको डर लगता है तो पीछे से कैसे आवाज़ आती है, तो पीछे से ऐसे वो गाना गाता है। तो इसी तरह प्रियोदा वो मोना के जो मन में जो डर है, वो डर को भगाने का प्रयत्न कर रहा है और उसको निडर बनाने की प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ जो हमने प्रियोदा, इस इकाई में हमने प्रियोदा प्रियव्रत के बारे में हम समझे। उसके बाद जो बालूचर नदी के किनारे जो एकत्र होते थे और शनिवार का जो कार्यक्रम है, और शनिवार के कार्यक्रम के मुताबिक वो वहाँ रविवार का कार्यक्रम तय करते थे। आगे मोना जो मनमोहन का नया जो सदस्य बनना चाहता है। आगे सूर्यनारायण की बात की हमने, मनमोहन से गीत सुनाया। सूर्यास्त होने की वेला में क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुंचते हैं। वहाँ एक गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसके सुर में सुर मिलाया था। हॉल्ट की हमें बात की तो उसी समय जब डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया, उसका अर्दली दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को उठा ले गया। क्लब के एक सदस्य इब्राहिम ने अर्दली के बारे में कहा, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। दल के नियम के अनुसार वो सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकाल सकता था। इब्राहिम ने माफ़ी मांगी, परंतु फिर उसके मुंह से साला शब्द निकल गया। प्रियोदा ने उसे चेतावनी दी।
आगे मनमोहन का डर दूर करना, यानी कि मनमोहन जब सुने रास्ते में से जाने में डरता था, तो इसीलिए क्या, तो कि प्रियोदा उसके साथ चलता है। रास्ते में एक सुना खंडहर और उजड़ा हुआ मकान मिला, जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था। लोग मानते थे कि वहाँ भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ नाचती है। तो यह मोना डरने लगा। तो सभी छात्र यह इकाई निर्भय बनो, जिस इकाई को हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में निर्भयता का गुण होना चाहिए, यानी कि निर्भयता वो बहुत बड़ा गुण है, यानी कि बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। तो इस इकाई के द्वारा हमें क्या सीखना है, तो निर्भयता का गुण को हमें सीखना है और हमें निडर बनने का प्रयत्न करना है। तो सभी छात्र हमारी जो इकाई 9वीं, जिसका नाम है निर्भय बनो, जो एक उपन्यास अंश है जो यहाँ पूर्ण होती है, तो इस इकाई को आपको ध्यान से समझना है। अब हम शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो परमान, उसका अर्थ है एक नदी का नाम। बालूचर यानी कि रेतीला नदी तट। जुदा तो अलग। आग्रह यानी कि अनुरोध या तो फरमाइश। हट। पखीरू यानी कि पंख वाले पक्षी। दल यानी कि झुंड या तो टोली। पंक्ति यानी कि कतार। तन्मय का अर्थ होगा तल्लीन या तो समाधिस्थ। नाचारी यानी कि एक लोकगीत। विकल यानी कि व्याकुल। हॉल्ट का अर्थ है रुको। हर्ष का अर्थ है नुकसान। रूल्स यानी कि नियम। अपशब्द यानी कि गाली या तो बुरा शब्द। संताल यानी कि एक आदिवासी जाति है। खचड़ा यानी कि अडेंगबाज या तो मूर्ख। मुहावरे के अर्थ मुठिया वसूलना, उसका अर्थ है किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। आगे भला चंगा यानी कि स्वस्थ। आगे सिर से पैर तक देखना यानी कि भली भांति देखना। आगे महिम बात यानी कि सूक्ष्म बात। सभी छात्र अब हम इस इकाई के स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस स्वाध्याय के प्रश्नों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो सभी छात्रों का ध्यान स्वाध्याय के प्रश्नों में होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? उत्तर, प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। उत्तर है, प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम हैं। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक़ है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज़ 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसर को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है, फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। तीसरा प्रश्न है, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करते थे? उत्तर, प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। उसके लिए उसे कस्बे के मोहल्ले में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक
बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उनकी सेवा करते हैं। हैज़ा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। चौथा प्रश्न है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? उत्तर है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता था। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा था कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। पांचवा प्रश्न है, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? उत्तर, प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब की अर्दली के लिए साला शब्द का अपशब्द बोला था। इस तरह उसके दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के हॉल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी। छठा प्रश्न है, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? उत्तर है, प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर हॉल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती है। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते हैं। इसी प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला है, कस्बे के प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते थे? उत्तर, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचल पर एकत्र होते हैं। दूसरा प्रश्न, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? उत्तर, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? उत्तर, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। चौथा प्रश्न है, पक्षी को गोली किसने मारी थी? उत्तर, पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। 5, प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला? उत्तर, तो साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। छठा प्रश्न है, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? उत्तर, सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। अब आगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? उत्तर, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठियाँ मांगकर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर भी उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। दूसरा प्रश्न, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? उत्तर,
शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेलकूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। तीसरा प्रश्न, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? उत्तर है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। चौथा प्रश्न, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? उत्तर, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। पांचवा प्रश्न है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? उत्तर, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने उसे उस रास्ते से ले गई जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती है। 6 नंबर, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत होते हैं उसे दूसरे भूत से क्या डर। 7वां प्रश्न है, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? उत्तर, रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। उसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। प्रश्न नंबर 4 सविस्तार समझाइए। पहला है, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। उत्तर है, प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम हो आई और सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। दूसरा है, 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। उसको भूत क्या कर सकता है? उत्तर, 10 का और देश का काम करने को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात। जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी इस और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है। इसीलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। आगे है 3 नंबर, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। उत्तर, राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। 4 नंबर, बोला गरीपक दिन पहिया हरब बोला। टिप्पणी, यह उद्धरण आंचलिक बोली का होने से और इकाई में इसका सीधा संदर्भ न मिलने से यहाँ इसका उत्तर नहीं दिया, यानी कि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। सही जोड़ मिलाइए। मनमोहन, तो मनमोहन के सामने आएगा हैजे से डरने वाला। प्रियवत राय, तो उसका उत्तर है मैट्रिक का विद्यार्थी। सूर्यनारायण, तो उसका उत्तर है पहलवान। डिप्टी का अर्दली, उसका उत्तर है खजड़ा। परमान का उत्तर है नदी। आगे शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहला है, दूसरों के लिए किए हुए उपकार को मानने वाला, तो उत्तर है कृतज्ञ। दूसरा, दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला, तो उसका अर्थ है कृतज्ञ। तीसरा, मुर्दों के चीर फाड़ की जगह, तो उसका उत्तर है पोस्टमार्टम हाउस। 4, जहाँ बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है,
तो उसका उत्तर है अस्पताल। 7 नंबर, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। क, विरोधार्थी शब्द लिखिए। जिसमें पहला है गरीब, तो उसका अर्थ है अमीर। दूसरा प्यार, तो उसका विरोधार्थी है नफरत। तीसरा है स्वस्थ, तो उसका विरोधार्थी अस्वस्थ। आगे गलत, तो उसका विरोधार्थी सही। और उजड़ा, तो उसका विरोधार्थी है हरा भरा। आगे दो दो समानार्थी शब्द दीजिए। सुबह, तो उसका अर्थ है शाम। सुबह यानी कि उसका अर्थ है प्रभात। दूसरा है शाम, तो उसका अर्थ है सांझ। तीसरा दल, तो झुंड। कमजोर यानी दुर्बल। आगे मकान यानी घर। तो सभी छात्र यहाँ हमारे स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा पूर्ण होती है। तो सभी छात्रों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। इस इकाई के बारे में आपको समझना है और आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। इनके साथ जो शब्दार्थ है, मुहावरे के अर्थ है और स्वाध्याय के जो प्रश्न के उत्तर है वो उसकी जो आपको PDF भेजी जाएगी, उस PDF को देखकर उसमें से स्वच्छ और सुंदर अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके साथ हमारा यह इकाई 9 निर्भय बनो यहाँ पूर्ण होता है। इसके साथ यहाँ इस वीडियो को भी हम पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।